नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज एक बहुत महत्वपूर्ण पॉडकास्ट लेकर हम मौजूद हैं। एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी दैनिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस समय क्राइम का जब भी हम जिक्र करते हैं, हमारे जहन में क्राइम शब्द आता है तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो है साइबर क्राइम। क्योंकि आज हम सभी के हाथों में मोबाइल है, जेब में इंटरनेट है और उंगलियों पर है बैंक। तो ऐसे में एक गलत मैसेज, एक गलत क्लिक या एक गलत संदेश आपकी पूरी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर सकता है। और कहा भी जाता है कि आजकल चोर जो है वो ताले नहीं तोड़ते, बल्कि एक क्लिक के माध्यम से आपके साथ फ्रॉड करते हैं। और जो साइबर क्राइम है वो दरअसल शुरू होता है आपकी उंगलियों से, पड़ता है उसका असर आपकी जेब पर और ख़त्म होता है आपकी ज़िंदगी के साथ। तो इस साइबर क्राइम के इतने बेहद संवेदनशील मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपके तमाम वो सवाल जो आपके जहन में होते हैं सभी को तलाशेंगे। आज एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जिसमें आपने साइबर सिंघम के रूप में उनको सुना होगा। साथ ही में आपको ये भी बताएं कि उनकी पहचान ये भी है कि वो कई ऐसे से ऐसे जटिल साइबर क्राइम के केसेस को सॉल्व कर चुके हैं जो आप और हम पढ़ते हैं, देखते हैं या सीरीज़ में या मूवीज़ में देखते हैं। हमारे साथ मुलाकात कीजिए। आज मेहमान है प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह जी, जिन्हें साइबर कॉप ऑफ इंडिया और साइबर सिंघम भी कहा जाता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो सवाल सर, आज मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, मुझे पता चला कि फाइनेंशियल साइबर क्राइम मैनेजमेंट में आपने पीएचडी की है और संभवतः मुझे लगता है कि बहुत कम आईपीएस या इकलौते आप ही होंगे जो इस विषय पर आपने पीएचडी की है। ये मेरे लिए बड़ा दिलचस्प रहा और हमारे दर्शकों के लिए भी रहेगा। सर, यहीं से शुरुआत करते हैं। ये इतना यूनिक टॉपिक कैसे दिमाग में आया, क्यों पीएचडी के लिए सिलेक्ट किया? देखिए, 2003 की बात है। उस समय टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ रही थी और उसमें हमको दिखने लगा था कि टेक्नोलॉजी यूज करके साइबर जो है अपराधी जो हैं लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाएंगे। तो उस समय मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें बना टेक्नोलॉजी में। और जब मैं टेक्नोलॉजी पढ़ने लगा, मैंने एमबीए किया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना टेक्नोलॉजी और प्लस फिनांस को लेकर के फिनेंशियल जो फ्रॉड हो रहे हैं इस पर रिसर्च करें। और तब मैंने गवर्नमेंट से छुट्टी लेकर के 2 साल की और मैंने इस पीएचडी के लिए इनरोल्ड हुआ और फिर मैंने अपनी पीएचडी फाइनेंशियल साइबर क्राइम मैनेजमेंट में पूरी की। कितने अलग अनुभव रहे, चूँकि टॉपिक इतना अलग था, तो अनुभव कैसे रहे पीएचडी के दौरान जब आपने रिसर्च की? क्या नया देखा, क्या नया पाया? देखिए, पहले जो अपराध हुआ करते थे वो आपने देखा होगा 2004 के आसपास फेसबुक और ये सब गूगल और ये काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा था। तो पहले जो क्राइम होते थे वो किसी ने फेसबुक की आईडी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ कर ली, कोई फेसबुक पे आपका क्लोन आईडी क्रिएट कर देता था, मेल कॉम्प्रोमाइज़ करके मैसेज कर देता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे यूपीआई आया या धीरे धीरे प्लेटफॉर्म और इवॉल्व हुआ, बड़े लेवल पे गया, तो ये टेक्नोलॉजी का जो क्राइम करने का तौर तरीका था वो एकदम बिल्कुल अलग हो गया। आप देखे होंगे अभी पार्लियामेंट में ही गवर्नमेंट का खुद का अपना फिगर है कि करीब 22,000 करोड़ रुपया साइबर धोखाधड़ी का लोग शिकार हुए हैं। 22,000 करोड़ रुपया, ये कोई छोटी रकम नहीं होती। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर क्राइम हो रहा है। और न केवल फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, सोशल मीडिया से हज़ारों तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत ही टेक्निकल तरीके के क्राइम हो रहे हैं, जैसे रैंसमवेयर अटैक हो जा रहा है, पूरे सिस्टम पे अटैक हो जा रहा है, पूरा सिस्टम आपका काम करना बंद कर दे रहा है और फिरौती मांग रहे हैं उसके बदले में कि आपको की तब दिया जाएगा जब आप इतने करोड़ रुपये बिटकॉइन के रूप में आप दे देंगे, तब हम आपको की देंगे और तब आपका बिजनेस फंक्शन करना शुरू करेगा। तो अब जो छोटे अपराध जो ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ से शुरू हुआ था, आपका फेक अकाउंट बनाने से क्रिएट हुआ था, अब आपका यूपीआई कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है, रैंसमवेयर अटैक हो रहा है, फिरौती मांगी जा रही है और हज़ारों तरह की नई स्कीम्स रोज़ आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आता है, फेसबुक पे आता है, आपको लिंक्डइन से आता है। हर प्लेटफॉर्म पे साइबर क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं और तरह तरह की स्कीम का प्रलोभन दे करके कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा, आप क्रिप्टो इन्वेस्ट कर दीजिए, आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो अपराध करने का तौर तरीका और माध्यम और तरीके, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया टेक्नोलॉजी के आने से और ख़ासकर यूपीआई और जो डिजिटल पेमेंट जब से आया।
निश्चित तौर पर सर इन तमाम चीज़ों पर हम विस्तार से बात करेंगे, चूँकि 3 दशक से ज़्यादा आपकी प्रशासनिक सेवा रही है, आईपीएस तो आप रहे ही हैं, राष्ट्रपति से आपको सम्मान भी मिल चुका है, तो ये तमाम अनुभव हम जानेंगे। लेकिन पहला मेरा सवाल कि फ़िलहाल इस समय मौजूदा समय में आम आदमी सबसे ज़्यादा कौन से साइबर फ्रॉड से जो है वो जूझ रहा है, और सबसे मॉडर्न तरीका कौन सा है अभी साइबर का? देखिए, डिजिटल अरेस्ट के बारे में आप लोग सारे लोग सुन ही रहे हैं कि फ़ोन आता है कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ और आपका नंबर, एक कुरियर जा रहा था जिसमें ड्रग्स मिला है, आपका नंबर मिला है, आपका आधार कार्ड मिला है, और ये जब तक जांच चलेगी तब तक आपका बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा आरबीआई के अकाउंट में। तो ये आप देख ही रहे हैं, बड़े बड़े लोग, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी के हों, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पुलिस में डीजी रैंक पे रहे हैं, जो सीनियर आईएएस अफसर रहेंगे, जो हाई कोर्ट के जजेज रहे हैं, मिनिस्टर्स रहेंगे, सारे लोग कंप्रोमाइज़ हुए। कोई डिजिटल अरेस्ट में कंप्रोमाइज़ हुआ, कोई सेक्सटॉर्शन में कंप्रोमाइज़ हुआ, उनके पोर्नोग्राफिक वीडियो बना लिए गए, कंप्रोमाइज़ कर लिया गया उनको, और फिर धमकी दे करके उनसे पैसे की उगाही की। तो ये जो बड़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट और सेक्सटॉर्शन, इसके अलावा जो छोटे लोगों को टारगेट करने का तरीका है, जिससे बचने की सबको ज़रूरत है, कि जैसे हम गूगल पे जाकर सर्च करते हैं कि जॉब, आज के ज़माने में हर आदमी जॉब सर्च कर रहा है, निश्चित तौर पर। तो जॉब जैसे ही सर्च कर रहा है, तो ये साइबर अपराधी क्या किए हैं कि वो अपना ही नंबर, वो विज्ञापन दे करके, गूगल को विज्ञापन दे करके, और किसी बड़ी कंपनी का नाम लिख देते हैं और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। ज़्यादातर लोग क्या सर्च करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हुई, उनके एसी में प्रॉब्लम हुई तो हिताची का सर्विस सेंटर नंबर लिख देंगे, बैंक से कोई प्रॉब्लम हुई तो पीएनबी बैंक या एसबीआई का नंबर लिख करके सर्च करने लगेंगे। ये साइबर अपराधी क्या किए हैं, ये हज़ारों लाखों की संख्या में है, ये विज्ञापन दे करके अपने नंबरों को बड़े बड़े कंपनियों के नाम के आगे अपना नंबर डलवा देते हैं, और जैसे कोई सर्च करता है एसबीआई का कॉल सेंटर तो उन्हीं के नंबर आते हैं। अब वो फ़ोन करता है कि आप एसबीआई से बोल रहे हैं, मेरा अभी तक चेक बुक नहीं आई, या मेरा एटीएम काम नहीं कर रहा था, कहा बिल्कुल बिल्कुल हम एसबीआई से बोल रहे हैं, आप पे काम करिए, हम एसबीआई से ही बोल रहे हैं, आपका चेक बुक आपको डिलीवर हो जाएगा, आप पे काम करिए, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाइए। जब वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है तो एक आम जनता को नहीं पता कि वो एक मैलिशियस एप्लीकेशन होता है। जैसे उस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करते हैं तो आपका पूरा फ़ोन जो है उनके कब्जे में हो जाता है। अब वो दूर बैठे आपके फ़ोन का जो मैसेज आया है ओटीपी भी रीड करता है, वो बैठे बैठे दूर चाहे तो आपका यूपीआई भी ऑपरेट कर सकता है, वो आपकी तरफ से व्हाट्सएप भी कर सकता है किसी को, वो आपका मेल भी रीड कर सकता है, वो बैठे बैठे चाहे तो आपका फ़ोटो भी क्लिक कर सकता है और आपकी आवाज़ को कहीं भेज भी सकता है। ये लोगों को पता ही नहीं है कि किसी के कहने पे अगर हमने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ये जानकारी नहीं है। और यही वजह है कि लाखों लोग जो है किसी के कहने पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और उनकी ज़िंदगी तरह तरह से प्रभावित होती है। उनका पैसा जाता है, उनकी तरफ से लोगों को मैसेज जाने लगते हैं, उनका सोशल मीडिया हैंडल पे गलत तरीके के मैसेज भेजे जाते हैं, उनकी चीज़ें फिर सुसाइड अटेम्प्ट तक पहुँच जाते हैं। तो इसमें लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है कि किसी के छोटा सा सवाल, आपने शुरुआत डिजिटल अरेस्ट से की, वो जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो चुके हैं? ये प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है? ये सामान्यता होती है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ? देखिए, वो साइबर अपराधी क्या करते हैं कि आपको सोशल मीडिया पे, जैसे आपने फेसबुक पे कोई आईडी बनाई हुई है या आप इंस्टा पे हैं, तो वो प्रोफाइल को रीड करते हैं कि आप अमीर हैं या पूरा पढ़ते रहते हैं, आप किस तरह का पोस्ट कर रहे हैं, जो आप बायो में दिए हुए हैं उसको रीड करते हैं और जान जाते हैं कि इनके पास पैसा होगा। अब वो क्या काम करते हैं कि वो कहीं से आपका नंबर मैनेज कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे ढेर सारे दिए रहते हैं या व्हाट्सएप से ले लेते हैं। उसके बाद आप एक सीन क्रिएट किया जाता है कि देखिए मिस्टर, आपका नाम लेकर के कि ये आपने कुरियर भेजा हुआ था नहीं भेजा हुआ था, लेकिन ये कुरियर पुलिस ने इंटरसेप्ट किया है, सीबीआई ने इंटरसेप्ट किया है और उस कुरियर में आप ही का आधार नंबर है और आप ही के सारा डिटेल्स उसमें है। तो और जब तक जांच चलेगी, क्योंकि ये सीबीआई का मामला है, और उसमें क्या काम करते हैं कि वो एक छोटा सा स्टूडियो रूम बनाए रखते हैं, तो उसमें ईडी का भी दफ्तर होता है, सीबीआई का भी दफ्तर होता है, एक पुलिस का भी रूम रहता है जिसमें बाकायदे पुलिस के अफसर वर्दी में बैठे रहते हैं। तो जब कैमरा पुलिस की तरफ जाता है तो आदमी डर जाता है कि तो पुलिस बैठी हुई है, पुलिस के इंस्पेक्टर और पुलिस के अफसर कह रहे हैं कॉल पे और कह रहे हैं लीजिए सीबीआई से बात करिए, लीजिए ईडी से बात करिए। तो आदमी इतना डर जाता है कि समझ में नहीं आता
कि निश्चित रूप से हो सकता है मेरा आधार कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो, मेरा पैन मिला हो और अब तो ये जांच होगी। और वो कहते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो बैंक अकाउंट है उसके पैसे ट्रांसफ़र करके आरबीआई के अकाउंट में भेजे जाएंगे जब तक ये जांच चलती रहेगी। और जब ये सीबीआई और ईडी और पुलिस की जांच कंप्लीट हो जाएगी तो वो सारे पैसे जो आरबीआई के अकाउंट में गए हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो लोगों को यकीन हो जाता है कि निश्चित रूप से चूँकि ईडी है या सीबीआई है तो जाँच करेगी, और जाँच करने के बाद मेरा पैसा तो आरबीआई के अकाउंट में जा रहा है, जांच में मैं अगर हमको क्लीन चिट मिलता तो मेरा पैसा फिर आ जाएगा। किसी को यकीन ही नहीं हो पाता कि ये कॉल जो है सीबीआई के दफ्तर से नहीं है, ईडी के दफ्तर से नहीं है, पुलिस के दफ्तर से नहीं है, ये कॉल बदमाशों ने कृत्रिम रूप से बनाया हुआ है, ये सारा पूरा सिंडिकेट और ऑपरेट 20-20 दिन 25 दिन, आज ही मैं केस पढ़ रहा था, एक महिला है उनको 38 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा। तो ऐसे में लोग क्या करें, क्या वो सबसे पहले किसको मैसेज करें, कैसे वो इससे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया की किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा प्राविधान नहीं है। दुनिया के किसी भी कानून, भारत में तो है ही नहीं, दुनिया के किसी कानून में आपको फ़ोन पे अरेस्ट करने का प्राविधान नहीं है। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अगर ये कोई कहता है कि कोई पैकेट मिला है, कोई कुरियर मिला है और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मिला, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने कहा है तो आप कहिए कि ठीक है, आप नोटिस दीजिए, ठीक है, पुलिस हमारे यहाँ आएगी, हम जांच में मदद करेंगे। ये फ़ोन पे ये बताने की क्या ज़रूरत है? तो एक तो फ़ोन पे पुलिस कभी इस तरह से इंटरेक्ट नहीं करती। तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो आपसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराते हैं। वो कहते हैं कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और वो एप्लीकेशन इस तरह का होता है कि रिमोटली आप कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे वीडियो से कनेक्ट हो जाते हैं। तो पहले स्काइप वगैरह करते थे, आज के टाइम में भी स्काइप वगैरह करके, या ढेर सारे एप्लीकेशन आते हैं जो करा लेते हैं, वो आपको देखते रहते हैं। वो कहते हैं कि देखिए आप हिलिएगा नहीं, क्योंकि आपको सीबीआई मॉनिटर कर रही है, ईडी भी देख रही है, पुलिस भी देख रही है, और आप जाएंगे नहीं, और ये बात किसी को बताइएगा नहीं। चुपके आप जाइए, अपना डेबिट कार्ड लाइए, अपना चेकबुक का डिटेल्स दीजिए, डेबिट कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन कहा जा रहा है कि एक्सपायरी, डेबिट कार्ड के नंबर, सीवीवी भरिए, ताकि आपका पैसा आरबीआई के अकाउंट में आए। लोगों को इतना विश्वास में ले लेते हैं कि लोगों को ये लगने लगता है कि सच में सीबीआई और ईडी हमारी जांच कर रही है, और अगर हम कुछ भी करेंगे तो हम जेल चले जाएंगे। वो कहते भी हैं कि अगर आपने मदद नहीं की तो अभी तुरंत पुलिस जाएगी आपको, और आपके घर के एक आदमी को जेल भेजेगी। आदमी डर जाता है कि मेरा बच्चा भी जाएगा, मेरे पति भी जाएंगे, मेरे मदर फादर भी जाएंगे। आदमी इतना डर जाता है, घबरा जाता है कि वो जैसा कहते हैं, वो एक तरह की हिप्नोटिक सिचुएशन में वो चला जाता है, और जो कहते हैं वही करता रहता है। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी इस तरह का कॉल्स आए, वीडियो कॉल आए, मैसेज आए, डरना नहीं है? बिल्कुल डरना नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँ, दुनिया में किसी कानून में ये प्राविधान नहीं है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा कोई प्राविधान ही नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी शिकार हो जाते हैं, मेरे समझ में नहीं आता कि ये लोग कैसे यकीन कर लेते हैं इस तरह के कॉल में। एक आपने सर अभी कॉल का जिक्र किया कि कॉल के ज़रिए भी अरेस्ट किया जाता है, तो मैं सबसे पहले फ़िशिंग कॉल्स और लिंक्स पे आपसे सवाल करूंगा कि डिजिटल अरेस्ट के बाद इस समय दूसरा सबसे ज़्यादा फ्रॉड है कि कॉल आता है एक, और वो ट्रू कॉलर के ज़रिए या कैसे भी उस आईडी पे किसी पुलिस ऑफिसर की फ़ोटो होती है। मैं अपना बताता हूँ व्यक्तिगत सर, मैं भोपाल से हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ काम के सिलसिले में। मेरे माता पिता पे फ़ोन पहुँचता है और वो पूरा डिटेल देते हैं कि आपका बेटा न्यूज़ एंकर है, इस मीडिया में काम करता है, यहाँ काम करता है, और रेप केस में फ़िलहाल अरेस्ट कर लिया गया है, आप सीधा हमारे साथ बात करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, और ऐसे करके पूरा पैसे की डिमांड की गई, फ़ोन, तमाम चीज़ें जो आपने बताई। ये फ़िशिंग कॉल्स कैसे हो रहे हैं? कॉल्स के ज़रिए किस तरह से साइबर क्राइम किया जा रहा है? देखिए, हम क्या काम करते हैं कि सोशल मीडिया पे हम अपने से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ देते रहते हैं। हम अपने माँ बाप का नाम भी लिखते हैं, फ़ोटो भी डाल देते हैं उनके। हम ये भी लिखते हैं कि हम एंकर हैं, और आप अपना कभी कभी अपना विजुअल भी चला देते हैं, तो लोगों को ये लग गया कि भाई आप एंकर हैं। आपने मदर फादर का वहाँ डिटेल्स भी दिया हुआ है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ कि सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं, पता नहीं हम कहाँ कहाँ अपनी सूचनाएं देते रहते हैं। आप पेटीएम में जाएंगे तो वहाँ दे देंगे, किसी दुकान पे जाएंगे तो वहाँ दे देंगे। ढेर सारे एप्लीकेशन और ढेर सारे जगहों पे हमसे पैन कार्ड मांगा जाता है, नंबर मांगा जाता है, हम देते रहते हैं। तो इस तरह के ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल ऐसे हैं,
ऐसे एप्लीकेशन डेवलप किए गए हैं कि सिर्फ आपका नंबर हम डाल देंगे और मेल आईडी डाल देंगे तो उससे सब कुछ आ जाएगा। आपका कहाँ फ़ोटो है, आपका कहाँ कहाँ अकाउंट है, आप कहाँ से आप अमेजन पे शॉपिंग करते हैं कि नहीं, आप कहीं पिक्चर देखे हैं कि नहीं बुक माई शो से, ये सारा डिटेल आपको मिल जाता है। तो बदमाश उस टूल का इस्तेमाल करके आपसे संबंधित सारी जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद तरह तरह की स्टोरी बना करके आपको इस तरह का यकीन दिलाते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है, ये हमारे माता पिता, और उसके बाद फ़ोन करेंगे कि आपका लड़का, वो जान रहे हैं कि आप इस समय स्टूडियो में बैठे होंगे, तो उनको फ़ोन करके कहते हैं कि देखिए आपका बेटा जो है रेप में जो है अरेस्ट हो गया है और आप बचना चाहते हैं तो तुरंत 1 लाख रुपया दीजिए। ये, और लड़कियों का कहा जाता है कि देखिए आपको, हमको बताते हुए भी शर्म आ रही है कि आपकी लड़की थाने में बैठी हुई है और वो रेप की एक्यूज, मतलब उसके साथ रेप हो गया है या कोई और क्राइम बता करके लोग यकीन कर लेते हैं और जल्दी से पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे इस तरह का अपराध चल रहा है। मैं सभी को आगाह करना चाहता हूँ कि इस तरह का कभी भी फ़ोन आए और कोई कहे कि आपका बेटा रेप में फंसा हुआ है तो आप यकीन ना करें। आपकी बेटी थाने में बैठी हुई है और इस क्राइम में फंसी हुई थी और तुरंत पैसा दीजिए, आप कतई यकीन नहीं करें। पुलिस इस तरह का कोई नंबर दे के, अकाउंट दे के अपना, और उसमें ये नहीं कहती है कि आप इसमें पैसा डाल दीजिए। तो इस तरह का रहेगा। और बदमाश जो है 1-2 नहीं है, ये हज़ारों की संख्या में बदमाश जो है साइबर अपराधी यही काम कर रहे हैं। इजी मनी है, बहुत आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वाकई सर, बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ आप बता रहे हैं कि किस तरह से जो पेरेंट्स हैं, जो पालक हैं, जिनके बच्चे दूर रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, वो कैसे अवेयर हों। लेकिन सर 34 सालों की आपकी प्रशासनिक सेवा रही है, कई सारे केसेस आपने सॉल्व किए, 1-2 ऐसे केसेस आपके दिमाग में या जहन में आते हों जिसमें आप खुद शॉक्ड हो गए हों, कुछ ऐसा तरीका जिसने चौंका दिया हो? देखिए, मैं यहीं नोएडा में पोस्टेड था और डीएसपी साइबर क्राइम था। एक लड़की आई हमारे ऑफिस में और रोने लगी, कही कि सर मैं आत्महत्या कर लूँगी अगर आपने ये केस सॉल्व नहीं किया। तो मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि देखिए मैं जो हूँ कुछ भी करती हूँ, फ़ोन बदल देती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तब भी किसी को हमारा ये मेरा पासवर्ड और यूज़र आईडी पता चल जाता है और वो सोशल मीडिया पे जा कर के हमारी तरफ से वो मैसेज सबको भेजना शुरू कर देता। हमारे लिए थोड़ा टेक्निकल था, उसमें भी हम लोग नहीं जानते ये सब चीज़ें। तो हम लोगों ने उसकी फ़ोन की एनालिसिस की। फ़ोन के एनालिसिस करने के बाद पता चला उसका एक लैपटॉप था, उस लैपटॉप का फॉरेंसिक मैंने कराया और जब फॉरेंसिक कराया तो पता चला कि उस लैपटॉप पे की लॉगर लगा हुआ था और जो की लॉगर था उसमें वो लड़के ने, उसके एक लड़का था उसका बॉयफ्रेंड जो उससे ब्रेकअप हो गया था, उसने उसके लैपटॉप पे की लॉगर डाल दिया था और की लॉगर पे कमांड इस तरह का था कि जब भी वो लड़की इस लैपटॉप से कोई सोशल मीडिया अकाउंट या कोई बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग करेगी तो उसका क्रेडेंशियल उसको मिल जाएगा। तो लड़की समझ नहीं पाती थी, लड़की अपना फ़ोन चेंज करती थी, कंप्यूटर पर उसको ध्यान नहीं जाता था कि कंप्यूटर तो मेरा सिक्योर्ड है, मैं कहीं ले नहीं जाती हूँ, मेरे कमरे में रहता है, वो आता नहीं है। लेकिन उसके कंप्यूटर पे की लॉगर लगा हुआ था। तो आज के ज़माने में मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ज़माने में तो की लॉगर थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज के ज़माने में तो आपका फ़ोन अगर 1 मिनट के लिए भी मुझको मिल गया और आपका डेस्कटॉप का एक्सेस मुझको 1 मिनट के लिए भी मिल गया तो हम वो की लॉगर आसानी से किसी USB ड्राइव से डाल देंगे और जब डाल देंगे तो आप अपने कंप्यूटर पे जो कुछ करेंगे वो जो आपका पासवर्ड और क्रेडेंशियल्स है वो हमारे तक लगातार वो आप चेंज करते रहेंगे तब भी मिलता रहेगा। ये ज़माना इस तरह का है कि इसी को बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में टेक्नोलॉजी के ढेर सारे फ़ायदे हैं तो उतनी ही रिस्क भी है। हम 10 तरह के एप्लीकेशन लेते हैं, हमको ये पता चलता है कि मैंने ये न्यूज़ के एप्लीकेशन डाउनलोड किया, लेकिन वो न्यूज़ के एप्लीकेशन की तरह हूबहू दिखने वाला एक एप्लीकेशन ऐसा भी है जो न्यूज़ तो आपको देगा लेकिन आपका लोकेशन ट्रैक करेगा, आपके कैमरे से आपका फ़ोटो लेगा, आपका वीडियो लेगा, आपका UPI ऑपरेट करेगा, आपकी तरफ से मेल भेज सकता है, आपका सोशल अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। वो इस तरह के मैलिशियस एप्लीकेशन है जो देखने में तो लगेगा कि न्यूज़ का एप्लीकेशन है, देखने में लगेगा ये मेरे बैंक का एप्लीकेशन है, लेकिन हकीकत ये है कि वो मालवेयर होता है और वो डाउनलोड करने के बाद मैलिशियस एप्लीकेशन सबसे पहले हम सारा एक्सेस उसको दे देते हैं। हाँ, सारा एक्सेस आप देते हैं क्योंकि अगर आप एक्सेस नहीं देंगे तो वो डाउनलोड ही नहीं होगा। तो आप सोचते हैं क्लिक करो, यस आई एग्री, 100% लोग 99.99% लोग क्या काम करते हैं कि जैसे आता है और वो कहते हैं यस एग्री, तो आप लिखते हैं एग्री, आगे पढ़ते भी नहीं है कि क्या क्या चीज़ के लिए एग्री, सारा एग्री। हाँ, सारा एग्री। की लॉगर का आपने जिक्र किया सर, कैसे हम पता कर सकते हैं कि मेरे फ़ोन में, आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में क्या कोई की लॉगर लगा है
इसको पता करने की क्या प्रोसेस है? देखिए, वो तो जो तरीका होता है वो फॉरेंसिक का है कि आपके उस डिवाइस का, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो, उसका जब तक फॉरेंसिक नहीं किया जाएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये आपका फ़ोन या लैपटॉप जो है इन्फेक्टेड है, मतलब इसमें कोई वायरस है उस तरह का जो हमारी सारी जानकारी कहीं साझा कर रहा है। लेकिन जो शुरुआती सिम्टम्स आते हैं वो ये है कि आपका फ़ोन हीटअप करना शुरू कर देगा, अचानक बंद हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप मैसेज देखते रहें अपना, क्योंकि मैसेज तो दूसरे चैनल से आता है, तो मैसेज आएगा कि आपका पैसा जा रहा है। आप अपना मेल देखते रहें, सोशल मीडिया पे आप एक्टिविटी लॉग अपना देखते रहें। तो ये सारा चीज़ें अगर करेंगे तो कुछ हद तक आप सुरक्षित रह सकते हैं। जो एक जिसको हम लोग साइबर हाइजीन बोलते हैं कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे माता पिता बताते हैं कि देखो लेफ़्ट साइड में चलना, ज़्यादा स्पीड में मत चलना, गाड़ी ठीक चेक कर लेना, टायर में हवा है कि नहीं चेक कर। लेकिन जब हम साइबर वर्ल्ड में सर्फिंग करते हैं, कोई ट्यूटोरियल पढ़ते हैं या बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई फिल्म देखते हैं या कोई काम करते हैं, तो ये जो साइबर सुरक्षा के बेसिक नियम है उस पर हम ध्यान ही नहीं देता है। हम ये सोचते हैं ये तो कंप्यूटर है और करते रहो। नहीं, साइबर सुरक्षा के जो बेसिक सिद्धांत है ये भी जानने की ज़रूरत है कि हमको क्या करना है, कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसको हमेशा अपडेट करना है, किसी को एक्सेस नहीं देना है, अनट्रस्टेड कोई सोर्स है वहाँ से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, किसी के कहने पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है। यूपीआई हर समय पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। जो बहुत सेंसिटिव डेटा है उस पर आप उसको इनक्रिप्टेड रखिए या पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिए। तो ये कुछ सिद्धांत इस तरह के हैं जो अगर आप निजी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे तो आप बचे रहेंगे, वरना साइबर की दुनिया में ऐसे तमाम खतरे हैं जो आप देख नहीं रहे हैं और आपके इर्द गिर्द मंडरा रहा वो खतरा। तो उससे सतर्क रहने के लिए आप ये भी जानिए कि बदमाश किस तरह से आपको धोखाधड़ी का शिकार बना रहा है। ये भी आप न्यूज़ में पढ़िए, टीवी में खासकर इस तरह के शो चलते हैं कि साइबर क्राइम से कैसे बचें, वो जानिए। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि बदमाश आपको बेवकूफ़ बना कैसे रहा, भगवान, बिल्कुल आप सही तो कह रहे हैं। जब तक आप जानेंगे नहीं तो आप सुरक्षा के बारे में सोचेंगे नहीं। यूपीआई का और ओटीपी का खास तौर पे हमने पढ़ा और एक अवेयरनेस लोगों में आई कि कम से कम ओटीपी नहीं बताना है और यूपीआई के बारे में थोड़ा सतर्क रहना है। सर, मैं अभी एक केस स्टडी पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि एक 60 साल के व्यक्ति थे, उनके पास एक इनविटेशन शादी का कार्ड का आया। उसमें लिखा था कि बहुत बहुत बधाई हो, शादी की ये डेट्स हैं, नीचे कार्ड है। उन्होंने उस कार्ड पे क्लिक किया और उसके बाद उनकी सारी इन्फॉर्मेशन चली गई। तो इस तरह की नई तकनीक और क्या क्या आपने देखी है कि इस तरह से साइबर हो रहा है कि भाई शादी के कार्ड में कभी कोई फेसबुक से आ गया, कहीं से आ गया, और क्या क्या यूनिक से अभी चल रहे हैं? देखिए, ये आज की डेट में बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। ये जो आपने शादी का कार्ड बनाया वाला किस्सा होता है, ये किस्सा नहीं, हकीकत है कि कार्ड आएगा, वो कार्ड में दिखेगा नहीं आपको कि ये एक एप्लीकेशन भी इसमें एम्बेडेड है, और जैसे आप कार्ड पे क्लिक करेंगे वो एप्लीकेशन आप पे डाउनलोड हो जाएगा, जिसको एपीके फाइल कहते हैं। आपने अखबार में भी पढ़ा होगा एपीके के एंड्रॉयड पैकेज किट्स करके मालवेयर होता है। वो मालवेयर है, एक वायरस है एक तरह का, और वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। और जब कंप्रोमाइज़ हो जाएगा तो आपका पूरा फ़ोन का कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है। फ़ोन आपके हाथ में है लेकिन वो बदमाश दूर बैठ करके सब कुछ देख रहा है। तो आपका ओटीपी भी पढ़ रहा है, आपका यूपीआई भी देख रहा है, वो आप पता नहीं कहाँ कहाँ आप अपना 4 डिजिट जो है पिन कोड भी आप शेयर करते रहते हैं, वो सब रीड करता रहता है और देखता रहता है, तो वो सब कुछ करने लगता है। तो इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि किसी के भी कहने पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ना करिए। और जो आपको सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे और फेसबुक पे जो जितने चीज़ें यूआरएल घूम रहा है और आपको एडवाइस घूम रहा है, उस पर तो कतई क्लिक न करें। पता नहीं किस रूप में बदमाश जो है आपका पूरा अकाउंट खाली कर दे और आपको पता भी नहीं चले। तो इन सब चीज़ों से सतर्क रहने की ज़रूरत है आज के टाइम में। ठीक है, अब मैं इस पे आता हूँ सर। जैसे मान लीजिए कोई ठगी का शिकार हो गया, उसकी सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी? और जैसे हम कई बार देखते हैं कि पैसे अकाउंट से कट गए, तो क्या रिकवरी के भी चांस होते हैं? क्या उसकी एक तय समय सीमा है कि आपको 2 घंटे में कर देना है शिकायत, 1 घंटे में, तुरंत 2 दिन बाद करते हैं? तो ये क्या प्रोसेस? देखिए, अगर आपका पैसा गया है, कट गया तो सबसे पहला काम करें, आप फ़ोन उठाइए और 1930 कॉल करिए। 1930 ये अपने घर में रख लीजिए और सभी को बताइए, अपने बच्चे को बताइए, मम्मी पापा को बताइए, नाना नानी को बताइए, सबको लिख लीजिए कि 1930 पे कॉल करना है। पहला ये
कॉल करने के बाद दूसरा काम को ये करना है कि cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in पे जा कर के ये पूरी जो वाकया है जो आपके साथ घटित हुआ है और पैसा गया है, इसके सारे सबूत के साथ उस पर रिपोर्ट कर दीजिए। ये भी मोबाइल फ़ोन से ही आप कर सकते हैं। अब आपने ये दूसरा काम कर दिया, ये अभी आपका 25% काम हुआ है। अब आपको उस पन्ने को ले जाइए और थाने में जाइए और कहिए देखिए मैंने cybercrime.gov.in पे कंप्लेन कर दिया है, 1930 पे भी मैंने नोट करा दिया है, अब मेरा आप FIR करिए। जब आपका FIR हो जाएगा, जो पुलिस केस कहते हैं, पुलिस केस जब पुलिस दर्ज कर लेगी तब आपकी विधिक प्रक्रिया शुरू होगी। और जब 1930 पे आपने कॉल किया तो ज़्यादा उम्मीद है कि अगर पैसा नहीं निकला होगा कहीं से, बदमाश वैसे बहुत जल्दी पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन अगर नहीं निकला होगा, बैंक में कहीं फंसा होगा तो पैसा रुक जाएगा वहीं। तो जब आप FIR कराएंगे तो FIR एक लीगल प्रक्रिया है। अब उसमें आईओ जाएगा कोर्ट में, कहेगा कि इन्हीं का पैसा गया था और उस बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, और जज जो है वो आदेश कर देता है कि इनका पैसा इनके अकाउंट में डाल दिया जाए, तो पैसा आ जाता है। ये कानूनी प्रक्रिया है। तो इसमें आपको ये करना। अब उसमें जो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जैसे शिकार हो तो सबसे पहले 1930 कॉल करिए। अगर आप 10 मिनट में कर देते हैं तो बहुत अच्छा, आधा घंटा करते हैं तो बहुत अच्छा, 1 घंटा में करते हैं तो अच्छा, और अगर बहुत ज़्यादा आप विलम्ब करेंगे तो बदमाश क्या करता है कि वो पैसा आपके अकाउंट से ले करके, आज का ज़माना ऑनलाइन का है, वो उससे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता है किसी और अकाउंट में, फिर वहाँ से किसी और अकाउंट में, फिर वहाँ से किसी और बैंक में, फिर वहाँ से किसी और बैंक में, और उसके दोस्त मुंबई में हैं और कोई कोलकाता में है, कोई कहीं ATM से पैसा निकाल लेते हैं या विदेशी वेबसाइट पे जाकर के खर्चा कर देते हैं। तो अगर 1-2 घंटे के अंदर अगर आप सतर्क नहीं हुए और आपने अपनी कंप्लेन नहीं की 1930 या cybercrime.gov.in पे, तो आप समझिए कि पैसा मिलने के चांसेस उतना ही कम होता जाएगा जितना डिले करेंगे। हाँ, जितना डिले करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जितना जल्दी 1930 कॉल करिए और पुलिस को इन्फॉर्म करिए, सबसे पहले 1930। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब 1930 पे आप कॉल करते हैं तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन अपने पास रखे रहिए। जैसे आपका बैंक का डेबिट कार्ड का नंबर, या कैसे गया, किस नंबर से आया था कॉल, व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप नंबर, कोई वेबसाइट का डिटेल है तो वेबसाइट का डिटेल, ये सारी डिटेल अपने पास रख करके, क्योंकि पुलिस के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो होल्ड करे और आधा घंटा तक आप तो ये सारे सबूत सबसे पहले आप इकट्ठा कर लें। और ये एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसमें जो है यूनिक आईडी, जो ट्रांजैक्शन की यूनिक आईडी अगर आपने नहीं दिया तो पैसा ट्रैक नहीं हो पाएगा कि वो पैसा कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। तो आप यूनिक आईडी जो है ट्रांजैक्शन की वो ज़रूर रखिए जब आप 1930 पे कॉल करते हैं या जब cybercrime.gov.in पे जाके कंप्लेन रजिस्टर कराते हैं। तो ये यूनिक आईडी ही आपके पैसे को ट्रैक करके कहीं ना कहीं होल्ड कराएगा। एक और चीज़ सर कि लोग अपना क्या क्या शेयर कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, OTP, कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो आप, अगर किसी का कॉल आया, या वैसे तो करना ही नहीं चाहिए लेकिन कर भी दिए तो चिंता की बात नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपने अपना आधार कार्ड या पैन, ये 2 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसको टैम्पर करके लोग आपके नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। आधार और पैन अगर है तो वो तो एक चीटिंग और फॉर्जरी का मामला हुआ। लेकिन अगर आपने डेबिट कार्ड का अपना डिटेल दे दिया जिसमें एक्सपायरी भी है, जिसमें डेबिट कार्ड का नंबर भी है, CVV है, तो कोई भी आदमी पैसा निकाल सकता है आपका। अगर आपने क्रेडिट कार्ड ऐसे छोड़ रखा है तो क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी, CVV खुले में रहता है, कोई भी आदमी विदेशी वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन करेगा और आपका पैसा चला जाएगा और पता चला कि आपको देने पड़ेंगे लोन। तो ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक, इवन पैन के रिकॉर्ड्स जो हैं आप सबसे साझा ना करें। जहां बहुत ज़रूरी है वहां साझा करें। और वैसे मैं आप सभी लोगों के लिए बता दूं कि अब जो प्राइवेसी एक्ट आया है, जो DPDP एक्ट कानून पास हो गया है और उसके रूल्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो ये जो हमारा मोबाइल नंबर कहीं भी मांग लिया जाता है, हमारा आधार कहीं मांग लिया जाता है, तो अब कोई मांगेगा नहीं, क्योंकि इसमें पेनाल्टी 250 करोड़ रुपये तक है कि अगर आपने मेरा आधार कार्ड लिया और मेरा मोबाइल नंबर लिया या मेरा अकाउंट नंबर लिया और वो वहाँ से लीक होकर कहीं पब्लिक डोमेन में चला गया तो आप पे 250 करोड़ तक फाइन, मतलब 10 करोड़ से लेकर के और 250 करोड़। तो ये नियम अब इतने तगड़े आ रहे हैं
कि जैसे लागू हो जाएगा वैसे बहुत आदमी को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कानून ही इतना होगा कि डर के मारे लोग कहीं लीक नहीं करेंगे और उसका कहीं मिसयूज़ नहीं करेंगे। ठीक है सर, एक और सवाल कि इस समय सबसे ज़्यादा बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हों, गेम कर रहे हों, जो भी कर रहे हों, बच्चों के लिए क्या और उनके ख़ास पेरेंट्स के लिए क्या सलाह रहेंगी? कि बच्चे खेल खेल में अक्सर आता है कोई मैसेज आया या तो उसको स्किप कर दिया या फिर उस पर अलाउ कर दिया, तो बच्चे और पेरेंट्स दोनों के लिए क्या सलाह है सर? देखिए, आज के टाइम में क्या हो रहा है कि मम्मी पापा दोनों मोबाइल में इंगेज हैं, बच्चा भी कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, तो मम्मी पापा को फुर्सत नहीं अपने व्हाट्सएप से, तो बच्चा जो कर रहा है उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। मेरा मानना है कि बच्चा ऑनलाइन कितने देर रहता है, क्या क्या सर्च करता है, ये निश्चित रूप से उस पर नज़र रखिए। मैं आजमगढ़ में एसएसपी था और एक 7-8 साल का बच्चा अपने पिताजी का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लेकर के पूरा पबजी गेम पे वेपन्स और ड्रेसेस खरीदता था, और उनको अपनी बिटिया की शादी करनी थी। 12 लाख उनके अकाउंट में थे, 12 लाख उसने ख़त्म कर दिया था। वो करता क्या था कि रात में जब पापा सो जाते थे तो उनका मैसेज वाला कॉलम डिलीट कर देता था, जो पैसा निकलने का मैसेज आता है ना उसको डिलीट कर देता था, और उन्हीं का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करता था। तो ये अंत में अरेस्ट हम लोगों ने किया। मुश्किल से 8-9 साल का बच्चा था वो, छोटा सा बच्चा, लेकिन गेम के चक्कर में उसने, और यही केस आगरा में भी हुआ था जब मैं वहाँ था, तो आगरा में भी इसी तरह का केस हुआ था कि एक बच्चा अपने पिताजी का पूरा डेबिट का पूरा अकाउंट ही खाली कर दिया था गेम खेलने के चक्कर में। तो जो गलत वेबसाइट्स हैं वो तो बच्चे देख ही रहे हैं, पैसे का आपको पता नहीं है, रात में आप ही का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करके लड़के, क्योंकि वो एक तरह का पागलपन के शिकार हो जा रहे हैं, एक तरह का एडिक्शन है। उस एडिक्शन के चक्कर में वो कुछ भी कर सकता है बच्चा। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो ये साइकोलॉजिकल एडिक्शन बढ़ रहा है, जो डिजिटल गैजेट्स और ये ऑनलाइन दुनिया के प्रति, इसको रोकने की ज़रूरत है, उनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और इस तरह के ढेर सारे टूल्स आते हैं कि अपने डेस्कटॉप पे आप डाल देंगे या मोबाइल फ़ोन पे डाल देंगे, तो एक तो सेफ ब्राउजिंग होगी, कोई गलत चीज़ें आएंगी नहीं, और दूसरा क्या होगा, आप मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा बेटा पूरे 24 घंटे में कितने देर रहता है और क्या क्या सर्च करता है। तो एटलीस्ट आप जानने लगेंगे। बहुत से बच्चे सर्च करते हैं कि हाउ टू कमिट सुसाइड, हाउ टू रॉब ए बैंक, हाउ टू डू अ डकैती। तो ये जब इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करेंगे तो हो सकता है आप अपने बच्चे को भी बचा लें और अपने को भी बचा लें। निश्चित तौर पर सर, एक चीज़ और कि अभी आपने जो जिस तरह की जिक्र किया कि अलग अलग केसेस आ रहे हैं साइबर के, इसकी जो अवेयरनेस है, सरकार को हमने देखा कि रिंगटोन भी लगाई गई, कई तरह से अवेयर किया जा रहा है, एडवर्टाइज आ रहे हैं, क्या अवेयरनेस अभी उतनी है या सरकार को और ज़्यादा प्राथमिकता के साथ इस पे काम करने की ज़रूरत है? देखिए, मेरा मानना है कि बहुत बड़े लेवल पे सरकार को काम करना पड़ेगा। अगर रिंगटोन से नहीं रुकेगा। रिंगटोन से नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही उस तरह का हो गया कि OTP शेयर ना करिए। ठीक है, हम OTP शेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो OTP बदमाश अपने आप पढ़ लेगा। तो इससे काम चलने वाला नहीं। मेरा मानना है कि साइबर जागरूकता बहुत बड़े लेवल पे सरकार को शुरू करने की, और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है ना कि आप जो बदमाश जो तरीके अपना रहे हैं वो स्टोरी फॉर्म में लोगों को बताइए कि भाई देखिए ये कॉल आया, उसने कहा ये डाउनलोड कर लिए, और डाउनलोड कर लिए तो उनका पैसा चला गया। इससे उसके समझ में आएगा। सिर्फ ये कहने से कि OTP नहीं शेयर करना है, आदमी समझ कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो मेरा मानना है कि जितने भी तरह के जॉब आपने सर्च किया, गूगल पे आपने जॉब सर्च किया और पता चला कि आप बदमाश के हाथ में चले गए, क्योंकि जॉब का एडवर्टीजमेंट ही बदमाश ने दिया था और अपना मोबाइल नंबर रखा था और नाम कंपनी का नाम दिया था। अब आपने अगर आपको ये जानकारी होगी कि बदमाश अपना नंबर एड में दे करके गूगल को पैसा दे करके अपना नंबर ऊपर रखते हैं, तो आप हो सकता है आप बच जाएं। और जब आप सर्च करेंगे तो जो स्पॉन्सर्ड लिंक है उस पर क्लिक ना करके ओरिजिनल वाले बैंक या सर्विस प्रोवाइडर के लिंक पे जाएंगे। तो अगर ये जानकारी रहेगी तो बचेंगे, नहीं बचेंगे। तो ये 2 मिनट और 3 मिनट के कॉलर ट्यून से फ़ायदा तो होगा, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत बड़े लेवल पे जागरूकता कार्यक्रम, साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा, और तभी हम बचा क्लासेस जो हैं बिल्कुल इस तरह से बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल, केवल बच्चों को नहीं, आप चौराहों पे जाकर के जो दुकानदार हैं कभी उनको करिए, कभी जो रिटायर्ड लोग हैं कभी उनके लिए करिए, कभी महिलाओं के लिए करिए, कभी बच्चियों के लिए करिए, कभी स्कूल में करिए। हर तबके को, वो चाहे गरीब हो या अमीर, सबको साइबर जागरूकता की ज़रूरत है। नहीं तो अमीर भी शिकार हो सकता है, पढ़ा लिखा भी शिकार हो सकता है, और गरीब तो हो ही रहा है। तो ये मेरा मानना है कि ये जागरूकता जो है ना, जिसको हम कहते हैं कि ऑल इंक्लूसिव,
मतलब समाज के जो दाई से लेकर के जो झाड़ू लगाने वाले से लेकर के वो कंपनी के सीईओ तक और यहाँ प्राइम मिनिस्टर से लेकर के और एक अदना कार्यकर्ता तक सबको साइबर रूप से जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि हम यूपीआई का इस्तेमाल तो आज देख रहे हैं कि हर ठेले वाला जो सड़क पे काम कर रहा है वो भी कर रहा है, लेकिन कम से कम वो उसकी उन चीज़ों को भी समझे कि क्या नुकसान उसका उससे हो सकता है, पूरी ज़िंदगी प्रभावित हो सकती है। सर आपने तो 200 से ज़्यादा, मैं पढ़ रहा था, डीप केसेस पे स्टडी की है, सॉल्व किया है। भविष्य में साइबर क्राइम को किस दिशा में देखते हैं, कितना ये और स्मार्ट हो सकता है, कितना डेंजरस है हमारे लिए, पूरे समाज के लिए, भविष्य क्या है इसका? देखिए आज के टाइम में एआई आया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल अपने काम में कर रहे हैं, पढ़ाई में कर रहे हैं। मतलब दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम एआई का इस्तेमाल ना कर रहे हो। हमारा काम बहुत कम टाइम में हो जा रहा है। हम जो काम पहले महीनों में करते थे वो बहुत ही कम टाइम में कर ले रहे हैं। उसी तरह बदमाश एआई का यूज़ कर रहा है। अब बदमाश कैसे एआई का यूज़ कर रहा है? वो कोड लिखने में कर रहा है। जो बदमाश पहले कोड लिखने के लिए मेहनत करता था, अब एआई खुद ही उनके लिए कोड लिख दे रहा है। दूसरा जो आज की डेट में जो सबसे बड़ा खतरा है वो आपके आवाज़ की क्लोनिंग कर ले रहा है। बिल्कुल सही। आपकी वीडियो की क्लोनिंग हो जा रही है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर 3 सेकंड का वीडियो, 3 सेकंड का ऑडियो और वीडियो आपका मिल गया तो पूरी फिल्म बनाई जा सकती है आपके ऊपर, और आप ही की आवाज़ में और आप ही को बोलते हुए पूरी फिल्म बनाई जा सकती है। तो ये ज़माना ये है कि एआई के ज़माने में आवाज़ की क्लोनिंग हो रही है। तो अगर आपके पापा बोल रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पापा ही आपके फ़ोन पे हैं। हो सकता है कि एआई के माध्यम से आपके पापा की आवाज़ क्लोन करके कोई बदमाश जो है आपको कॉल कर रहा है और पैसा मांग रहा है या कोई मुसीबत बता रहा है। इस तरह की कई घटनाएं पूरे देश में हुई हैं, करीब 10-20 घटनाएं तो मैं ही देखा कि वीडियो क्लोन करके, आवाज़ बदल करके, और लोगों को लगा ये मेरे बेटे की आवाज़ है, मेरी बेटी की आवाज़ है, मेरे पापा की आवाज़ है, और वो शिकार हो गए। उन्होंने अपना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया या जो डॉक्यूमेंट्स देना था वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया। बड़े बड़े कंपनियों के एग्जीक्यूटिव का क्लोन आवाज़ और क्लोन वीडियो बना करके जूनियर से पैसा मंगाया गया। करोड़ों रुपये लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिए। तो जो एआई के खतरे हैं वो समझना पड़ेगा, और जो सामान्य तरीके से समझिए कि आपकी आवाज़, आपकी वीडियो, आपका डॉक्यूमेंट सब एआई के माध्यम से वैसे ही बदला जा सकता है और देखने में वैसे ही ओरिजिनल लगेगा जैसे ओरिजिनल होता है। जैसे आप हैं, वो लगेगा कि मैं ही बोल रहा हूँ, हकीकत ये है कि मेरा क्लोन बना हुआ है, एआई क्लोन बना हुआ है। तो इस पे सतर्क रहने की। एआई का जिक्र किया सर, आज मैं चैट जीपीटी पे भी आपसे पूछूंगा कि इस समय मैक्सिमम यूथ जो है, यूथ या कोई भी हो, निर्भर हो गया है हर चीज़ में। अगर सब्जी लेने के लिए लिस्ट भी बनानी है वो भी चैट जीपीटी पे डाल के लोग लिस्ट बनवा रहे हैं। लिस्ट जब हम कोई भी उसको कमांड देते हैं वो सबसे पहले हमारा डेटा मांगता है, आप कौन हैं, आपकी मानसिकता पढ़ने की कोशिश करता है, फिर वो उस हिसाब से बनाता है। तो हम जो उसको डेटा देते जा रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, अगर डेटा सेंसिटिव नहीं है, अगर बहुत ही संवेदनशील प्रकृति का नहीं है, तो आप चैट जीपीटी को शेयर कर सकते हैं आप अपने काम के लिए, लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत निजी चीज़ें उस पर चैट ना करिए, क्योंकि वो डेटा जाकर के उनके डेटाबेस में, उनके डेटा सेंटर पे इकट्ठा हो जाता है। और आप सही कह रहे हैं कि वो आपको रीड करता है, और आपको रीड करके वो जानता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी कमी क्या है, आपकी अच्छाई क्या है। और तभी तो आपने देखा होगा, आप कुछ भी बोलते हैं तो एलेक्सा और वो आवाज़, इसका मतलब कहीं ना कहीं जा रहा है। तो अगर आपने मान लीजिए घड़ी की बात की तो घड़ी की कंपनियों के ऐड आने शुरू हो जाते हैं। आपने कहा नैनीताल घूमना है तो टूर एंड ट्रेवल से आपको फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, या जब आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो टूर ऑपरेटर के ऐड आना शुरू हो जाते हैं। मतलब आज की डेट में डेटा का ही पूरा खेल है। तो अब हमको, मैं तो सभी को सलाह दूंगा कि अपनी संवेदनशील जानकारी वो कतई शेयर ना करिए, चाहे चैट जीपीटी हो या कहीं भी सोशल मीडिया। आप शेयर करने की ज़रूरत नहीं। आप जितना शेयर कर रहे हैं आप उतना खतरा अपने लिए पैदा कर रहे हैं। ये मूल चीज़ ये है निश्चित तौर पर। और ये तमाम जो सवाल हमारे जहन में हैं, आपके जहन में निश्चित तौर पर उनका आंसर आपको मिला होगा। सर, एक मेरा बहुत व्यक्तिगत आपसे सवाल है, ये साइबर सिंघम नाम कहाँ से आया, किसने दिया, क्या कहानी रही है इसके पीछे? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई में कुछ लोग थे, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग साइबर सिंघम वेब सीरीज़ बनाना चाहते हैं। देखा मैंने। और हम ये चाहते हैं कि आप जो है ना, ये क्राइम होता कैसे है वो आप बताएं। तो मैंने कहा ठीक है, हम आपको ये बता देंगे कि साइबर अपराधी काम कैसे करते हैं, और अगर आप शिकार हो जाएं तो कैसे बचें, और आगे क्या करें, ये सब चीज़ें। और
हम कैसे उनको अरेस्ट करते हैं, उनका काम करने का तरीका था, लेकिन हमारे पकड़ने के भी तमाम तरीके हैं। साइबर अपराधी चाहे जितना भी स्मार्ट हो, अगर हम चाहेंगे तो उसको पकड़ ही लेंगे। वो कुछ भी कर ले, वो चाहे जितने तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर हम चाहेंगे तो उसको पकड़ ही लेंगे। तो हमने उनको ये भी बताया कि हमने कैसे पकड़ा उसको। साइबर अपराधी बैठा हुआ जामतारा में, साइबर अपराधी बैठा हुआ है इधर नूह में और भरतपुर में, लेकिन हम कैसे जान लेते हैं कि अपराधी कौन है और हम कैसे पकड़ लेते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। करीब 20 एपिसोड इसके आए बने। और कहाँ से ये नाम आया? और अब नाम तो उन्हीं लोगों ने सोच रखा था, लोग तो जो गूगल प्रोड्यूस पे कर रहे थे। गूगल पे सर्च करते हैं हु इज साइबर सिंघम, सबसे पहले आपका नाम आता है। सर, सवाल ये कि इस जवाब में आपने एक चेतावनी दी उन साइबर अपराधियों को, लेकिन एक सीख भी उन अपराधियों को जो इस दिशा में बढ़े हैं या बढ़ने का सोच रहे हैं या किसी गलत सीख में आ गए, उनको क्या आपकी समझ रही है? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डिजिटल दुनिया में आप कोई भी क्राइम करते हैं, उसके ढेर सारे सबूत आप छोड़ते हैं। आपको ये जानकारी नहीं है कि आपके मोबाइल फ़ोन की डिवाइस कैसा है, इसका भी सबूत है। आपने पैसा कहाँ ट्रांसफ़र किया, इसका भी सबूत है। उससे रिलेटेड किस तरह के डॉक्यूमेंट्स और पैन लगे थे, आप कहाँ खड़ा होकर के आप मेल कर रहे हैं और पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये हम ये भी जान जाते हैं कि कहाँ पे आप खड़े हुए हैं। जहाँ आप पैसा आप विड्रा कर रहे हैं एटीएम मशीन से, ये भी डाल जाते हैं। आप किस वेबसाइट पे जाकर के ख़रीदारी कर रहे हैं, डिलीवर कहाँ हुआ, ये भी जान जाते हैं। आप कौन सा नंबर यूज कर रहे हैं, कौन सा SMS आ रहा है, ये भी हम जान जाते हैं। कब आप मेल करते हैं, वो मेल कहाँ से बैठ के किस सिस्टम से आपने किया, ये भी हम जान जाते हैं। तो पुलिस के पास हज़ारों ऐसे तरीके हैं। आप चाहे जो कुछ भी कर लो, आप इतने ढेर सारे सबूत छोड़ते हो। एक साइबर अपराधी इतना ढेर सारा सबूत छोड़ता है कि अगर पुलिस लग जाए तो 100% उसको जेल जाना ही है। उसको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, और चाहे जितना बुद्धि का इस्तेमाल करे वो पकड़ा ही जाएगा। कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, जहाँ तक भागेंगे पीछे आएंगे। एक और सवाल सर, कि इन दिनों प्रोफेसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, साइबर सिंघम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कर क्या रहे हैं इन दिनों? मैं फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन है हमारा, और IIT कानपुर में मैंने इनक्यूबेट कराया था उसको। तो हम लोग जो भविष्य में क्राइम होने वाले हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे साथ ढेर सारे फ्यूचर क्राइम रिसर्चर जुड़े हुए हैं, वॉरियर के रूप में काम करते हैं। और फ्यूचर क्राइम जैसा नाम ही आप देख रहे हैं कि भविष्य में होने वाले क्राइम, उस पर रिसर्च करना और बड़े बड़े फोरम पे जाकर के लोगों को बताना, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर के पढ़ाना साइबर पे। आज के फ्री टाइम में मैं यही कर रहा हूँ रिटायर होने के बाद। चलिए, अच्छा है सर। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो चाहूँगा कि ये क्लासेस आप ऑनलाइन भी लोगों को दें, ये तमाम स्पीचेस लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जितने भी शंकाएं हैं, सवाल हैं, वो लोगों तक पहुँच सकें। और मैं तो ये मानता हूँ कि साइबर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार ही आपकी सतर्कता ही है। अगर आप सतर्क हैं तो सुरक्षित हैं, जागरूक हैं, अवेयर हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये चर्चा हमारे साथ करने के लिए। या थैंक यू। और आपके क्या सजेशंस हैं, क्या सवाल हैं, वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि इसी तरह के पॉडकास्ट आपसे जुड़े हुए, आपकी समस्या से जुड़े हुए हम लाते रहें। धन्यवाद।